नमस्कार। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी, और आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस दौरान दो घटनाएं भारतवर्ष में हो रही। एक, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में, जिसका चुनाव आज उनके पीसीसी डेलीगेट्स उनको चुन रहे, वो उसका मतदान जारी। दूसरी घटना हुई है, उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज बुलाया है और वह एक यात्रा लेकर गए और उनके पार्टी के लोग, उनके तमाम सांसद विधायक सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और मीडिया का कवरेज हो रहा है। सवाल यह है कि आज का दिन ही सीबीआई ने क्यों चुना? यह गूढ़ रहस्य है। रहस्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात के जो चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें हुई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो एक मोमेंटम बन रहा है, जो एक ये कहें कि जिस तरीके से राहुल गांधी को एक नए अवतार में वो आ गए हैं और जिस तरीके से पब्लिसिटी मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान। सारे चीजों से फोकस हटाने के लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में बढ़ाने के लिए ये सारा उपक्रम हो रहा है। इसके पहले आपको मालूम है कि गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल को 3 घंटे के लिए पुलिस ने डिटेन किया और उसके बाद नाटकीय ढंग से छोड़ दिया। आज सुबह से ही तमाम मीडिया का कवरेज तिलक लगाते हुए मनीष सिसोदिया, और अब जा रहे हैं, मां उनकी सासू मां ने उनको वो पहनाया, गमछा पहनाया, पटका पहनाया और वह अब निकल गए हैं। अब वो गांधी जी की मूर्ति के, गांधी जी की समाधि पर जा रहे हैं। इस देश के अंदर कितना बड़ा गांधी जी का अपमान आज किया जा रहा है कि जिस शराब से गांधी नफरत करते थे, शराबबंदी के समर्थक थे, आज शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया गांधी जी के समाधि पर जाकर ध्यान दे रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे हैं और उनके अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये भगत सिंह का भी अपमान, गांधी जी का अपमान। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की तुलना कभी भी गांधी जी से और भगत सिंह से नहीं हो सकती। गांधी जी और भगत सिंह, अंबेडकर जी, यह लोग महामानव हैं, क्रांतिकारी तो हैं ही हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं ही हैं, महामानव भी हैं। जो इस तरह की उनसे समानता करना, उनसे तुलना करना, यह एक तरीके से गांधी जी और भगत सिंह जी का और अंबेडकर जी का अपमान है। एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम को 22 प्रतिज्ञाएं लेने पर इस्तीफा ले लिया अरविंद केजरीवाल ने, वही अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन लीड करते हैं, उनके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के तहत, आरोपों के तहत, एक आदमी जेल में, एक दूसरा सीबीआई की हेडक्वार्टर में बैठ के अभी पूछताछ चल रही है, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। ये दोहरा चरित्र है। जैसा मैंने पहले कहा कि यह सारा गेम जो है गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव का घोषणा इसलिए नहीं की गई, चुनाव की घोषणा इसलिए नहीं की गई क्योंकि वहां पर बीजेपी अपनी गौरव यात्रा निकाली। 14 नवंबर को जब हिमाचल में चुनाव और 12 दिसंबर को मतगणना की बात चल रही है, 1 महीने के करीब करीब का एक समय है, तो उसमें यह समय क्यों रखा गया? इसका अर्थ है कि 31 अक्टूबर को जो पटेल जी की जयंती है, सरदार पटेल की जयंती के दिन एक भव्य आयोजन होना है गुजरात में, उसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित नहीं किया कि अगर डेट निर्धारित हो जाता तो यह सब चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता, सारे खर्चे भाजपा के उसमें जुड़ जाते। अभी भी प्रधानमंत्री को कई घोषणाएं करनी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरी जनसभा में, खुली जनसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी को
कमजोर मत समझो, वह गांव में चुपचाप काम कर रही है, चौपाले कर रही है, गांव चौपाले कर रही है। और यह संदेश किसको है? यह संदेश भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं है। जिस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को गुजरात लेकर नरेंद्र मोदी गए हैं और भारतीय जनता पार्टी लेके गई है, वह मात्र इसलिए ले गई है कि वह जो है कांग्रेस का वोट काटे, जिससे आराम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। यह सारी कोशिश, कवायद भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को जीतने के को ध्यान में रखकर कर रही, और कुछ नहीं है। और यह धीरे धीरे साबित हो रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानो के मुद्दे पर शांत, दिल्ली दंगे पर शांत, और अभी राजेंद्र पाल गौतम के 22 प्रतिज्ञाओं पर शांत, इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की वही लाइन है जो आरएसएस की लाइन, वो वही लाइन टो कर रहे हैं जो आरएसएस की है। बिल्किस बानो पर भाजपा भी नहीं बोलती, अरविंद केजरीवाल भी शांत। दिल्ली दंगों पर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोलेगी और ये भी शांत। और राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले ही लिया, जैसा आपको पता ही है। यह देखिए, यह पूरा समीकरण जो बन रहा है वो मात्र एक चीज को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जाए, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सत्ता स्थापित रहे देश में। जिस दिन कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने वोट बैंक को धीरे धीरे कैप्चर करेंगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को तो जो नुकसान होगा ही, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को वापस खींचना शुरू कर देगी, आम आदमी पार्टी का सफाया शुरू हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। इसलिए यह चीजें हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम विचार करें, जब हम अपने मन मस्तिष्क के बारे में सोचें, क्योंकि आपको तो कोई मीडिया बताने को तैयार नहीं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया मात्र गुणगान करने पर लगा हुआ है। गुणगान किसका? नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी के अल्टरनेट में कौन खड़ा हो सकता है उस पे? यह बताइए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी चल रही है, बेल्लारी में लाखों लोग रहे, एक भी बड़ी रैली, इस रैली का लाइव कवरेज किसी मीडिया ने नहीं किया। यह सारा, और दिल्ली में मनीष सिसोदिया की उस यात्रा को निकालने पूरा लाइव कवरेज चल रहा है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से गोदी मीडिया अपने मोदी जी का फायदा पहुंचाने के लिए और उनके अल्टरनेट के तौर पर तैयारी करने के लिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को आगे करने का पूरा काम जो है वह भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में, आरएसएस के निर्देशन में चल रहा है। यह एक बिंदु हमें समझने की जरूरत है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने स्वायत्त संस्थाएं, जिस तरीके स्वायत्त संस्थाएं भारत में काम कर रही है, चुनाव आयोग उसको, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर घोषणा करनी थी चुनाव की डेट की, तो गुजरात और हिमाचल के डेट्स को एक दिन में ही तय करना था, निर्धारित करना था, लेकिन नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ आज मुझे कल खबर मिली है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत की वित्त मंत्री और जजेस और सीबीआई के अधिकारी, ईडी के अधिकारियों को लेकर एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट मेन फ्रंट पेज पर छपा है और निवेशकों से आग्रह किया गया है, विदेशी निवेशकों से, कि भारत में निवेश का माहौल नहीं है, क्योंकि वहां की जो संस्थाएं हैं उनको यह लोग तमाम जो निवेशक हैं, तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर जांच करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे देश में जो माहौल खराब हो रहा, नफरत का तो है ही है। इसके साथ साथ जो संस्थाएं, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुठाराघात करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे भारत का जो वैश्विक, जो हमने 70 वर्षों में, 75 वर्षों में जो हमने वैश्विक एक अपना कहें कि एक वैश्विक जो हमारा चरित्र बना था, जो वैश्विक हमारी पहचान बनी थी,
उस वैश्विक पहचान को नरेंद्र मोदी की सरकार ने नस्ते नाबूद कर दिया। वो एडवर्टीजमेंट किसने निकाला? एक कोई स्वयंसेवी संस्था उसने निकाला, और तमाम पैरामीटर्स पे भारत जो है पिछले काफी दिनों से जो रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हम आज जो है हम बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से नीचे हैं, म्यांमार से नीचे हैं, चीन की तो बात ही छोड़िए, चीन से भी नीचे हैं। और उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जब वहां पर भी हम नीचे हैं, हम जो है डेमोक्रेसी के उस पर फ्रीडम, प्रेस ऑफ फ्रीडम पे भी नीचे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से लगातार 2014 से 2022 में 8 वर्ष में भारत वर्ष की रेटिंग में भी तमाम गिरावट आई है। इससे भारत का जो व्यापार है, जो भारत में निवेश होना है और जो व्यापार है, उस पर भी एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और भारत को निवेश नहीं मिलेगा। आने वाले समय में निवेशक नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं भारत से एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, भारत से एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि तमाम अगर इस तरह के प्रचार होगा तो भारत के एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान होने वाला है। इसलिए एक्सपोर्ट घटा है भारत के अंदर। यह बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय कि भारत के अंदर एक्सपोर्ट्स भी कम हुआ है। इसलिए यह वर्तमान जो परिस्थिति इस देश के अंदर है, ये बहुत ही खतरनाक है। जिस तरीके से मीडिया, सरकार, न्यायपालिका और संस्थाएं, चुनाव आयोग और तमाम और संस्थाएं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर काम कर रही है, उससे भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। भारत के अंदर संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। भारत के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों और अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा में है। यह माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम सबको अब सोच विचार करके आने वाले समय में किस तरीके से भारत बढ़े, हमको मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा और एक दूसरे से आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ रहकर ही भारत आगे बढ़ सकता है। और जो यह एजेंडा चल रहा है देश के अंदर, जिस तरीके गोदी मीडिया एजेंडा चला रही है, व्हाट्सएप, मोदी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एजेंडा चला रही, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। जय हिंद, धन्यवाद।